अपने डैड के साथ सौंदर्या को भी खुशी से आंसू बहाते देखकर देव भी थोड़ा इमोशनल हो गया। स्पेशली अपनी माँ के जाने के बाद ऐसे बहुत कम मौके आए थे जब देव ने अपने डैड को इतना खुश देखा हो। आज सौंदर्या ने एक बार फिर उसके डैड का दिल छू लिया और वो ग्रेटिट्यूड के साथ सौंदर्या को देख रहा था। अगर आप लोगों का ये रोना धोना हो गया हो तो हम खाना खाएं? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ खाते हैं, लेकिन केक काटने के बाद। ये कहकर सौंदर्या ने गजेंद्र प्रताप की तरफ देखा। पापा, आप मोमबत्ती बुझाकर ये केक काटिए, लेकिन उससे पहले कुछ विश जरूर मांगिएगा। क्या विश मांगू? जो भी आपके मन में हो वो विश मांग लीजिए। ये सुनते ही अचानक गजेंद्र प्रताप के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उन्होंने सौंदर्या की तरफ देखा। मैंने अपनी तरफ से विश मांग ली है, लेकिन आज अपने 70th बर्थडे पर मैं चाहूंगा कि तुम मेरी तरफ से एक विश मांगो। मैं? हाँ तुम सौंदर्या, तुम ही से कह रहा हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है। आज तुम जो मांगोगी तुम्हें वो जरूर मिलेगा। ये सुनते ही सौंदर्या ने जैसे ही विश मांगने के लिए आंखें बंद की, ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने देव का चेहरा आ गया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। हे ईश्वर, आज के दिन मैं आपसे अपने परिवार की खुशियाँ मांगती हूँ। मैं, देव और पापा हमेशा एक परिवार की तरह यूं ही खुशहाल रहें। अभी मेरे लिए ये कह पाना मुश्किल है कि मैं देव को चाहती हूँ या नहीं, लेकिन ये बात सच है कि मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और यही चाहूंगी देव हमेशा इसी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहें और हम एक रियल कपल की तरह रहें। सौंदर्या ने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा गजेंद्र प्रताप उसे बहुत गौर से देख रहे हैं। उसने आंखें नीची कर ली थी। तभी देव के मोबाइल पर किसी का कॉल आया और वो उससे बातें करने बाहर चला गया। गजेंद्र प्रताप ने सौंदर्या की तरफ देखा। एक बात पूछना चाहता हूँ सौंदर्या, उम्मीद करता हूँ सच बोलोगी। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पापा? मैंने क्या कभी आपसे झूठ बोला है? मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या देव के लिए तुम्हारी पसंद प्यार में बदल गई है? क्या अब तुम देव के साथ अपनी फैमिली शुरू करना चाहती हो? गजेंद्र प्रताप की ये बातें सुनकर सौंदर्या की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके दिमाग में 10 तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन उसे आज अपने दिल की बात कहनी थी। इसीलिए उसने गजेंद्र प्रताप की तरफ देखा। पापा, अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि मैं देव को प्यार करने लगी हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगी कि देव ही वो शख्स है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। सौंदर्या की इस बात को गजेंद्र प्रताप अच्छी तरह समझ चुके थे कि छोटी सी उम्र में अपने पेरेंट्स का प्यार खो चुकी सौंदर्या के लिए किसी को इतनी जल्दी प्यार कर पाना आसान नहीं होगा। उन्होंने सौंदर्या के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए उसकी तरफ देखा। जब तुमने उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला कर ही लिया है, तो क्या तुम देव के साथ अपनी फैमिली शुरू करना चाहोगी? मैं तुम्हें पहले भी अपनी इच्छा बता चुका हूँ और आज अपने 70th बर्थडे पर भी मेरी यही इच्छा है। पापा, ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा। हो सकता है फ्यूचर में मैं देव के साथ अपनी फैमिली शुरू करने के बारे में सोचूं, लेकिन अभी इस पर मोहर लगा पाना मेरे लिए मुश्किल है। सौंदर्या की बात सुनकर गजेंद्र प्रताप की समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या उदास, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाकर उन्होंने मुस्कुराते हुए सौंदर्या की तरफ देखा। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई परेशानी नहीं और ना मैं तुम पर इसके लिए कोई दबाव बनाऊंगा, लेकिन बस एक बात याद रखना सौंदर्या, कि पापा को तुम्हारी तरफ से गुड न्यूज का इंतजार रहेगा। याद रखना, मुझे ग्रैंड डॉटर ही चाहिए। और कहीं ग्रैंडसन आ जाए तो? एनीवे, अभी इन सब के लिए बहुत टाइम है। पहले आप केक काटिए। देखिए, मोमबत्ती भी आपका इंतजार करते करते खुद ब खुद बुझ गई है। इनकी बातें खत्म ही हुई थी कि देव अपने फोन कॉल से वापस आ गया। उसने देखा केक अब भी वैसा ही रखा हुआ था। उसने हैरानी से गजेंद्र प्रताप को देखा। ये क्या डैड, आपने अभी तक केक नहीं काटा? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, आओ। गजेंद्र प्रताप के केक काटते ही सौंदर्या को बच्चों की तरह ताली बजाते देखकर देव को हंसी आ गई। केक खाते ही गजेंद्र प्रताप का चेहरा खुशी से खिल गया। वाह सौंदर्या, तुमने सही कहा था,
ये केक देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। आओ देव, तुम भी लो और इस केक के साथ मुंह मीठा करो, क्योंकि सौंदर्या अभी कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ अपनी फैमिली शुरू करना चाहती है। ये सुनते ही पास बैठी सौंदर्या जहाँ गजेंद्र प्रताप का मुंह देखने लगी थी, वहीं देव ने मुंह में केक का टुकड़ा डाला ही था कि उसने अविश्वास से सौंदर्या की तरफ देखा। अपनी तरफ देव को इस तरह देखते देखकर सौंदर्या ने हल्के से ना में सिर हिलाया। डैड, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा तो अब कह दो, देव भी यही है। ये कहकर गजेंद्र प्रताप खिलखिलाकर हंस पड़े। सौंदर्या बिना कुछ कहे किचन में खाना लेने चली गई। खाना खाकर सौंदर्या बर्तन उठाने ही लगी थी कि देव ने उसके हाथों से बर्तन ले लिए। बर्तन मैं करता हूँ, तुम कुछ और कर लो। आज बेहद थके होने के कारण गजेंद्र प्रताप खाना खाकर सोफे पर ही सो गए। किचन में देव जहाँ बर्तन साफ कर रहा था, वहीं सौंदर्या किचन समेट रही थी। दोनों खामोशी से अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पापा तुम पर फैमिली शुरू करने का प्रेशर बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं पापा से बात कर सकता हूँ। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मुझे बुरी लगी हो। यानी तुम भी मेरे साथ अपनी फैमिली शुरू करना चाहती हो? देखिए देव, अगर नहीं कहूंगी तो झूठ होगा, लेकिन मुझे लगता है किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जरूरी है दो लोगों का उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना। तो मुझे लगता है हमें एक दूसरे को थोड़ा और वक्त देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं भी यही सोचता हूँ। ये कहकर देव बर्तन साफ करने में लग गया और सौंदर्या अब भी देव को देख रही थी। आप बहुत अच्छे हैं देव, सच में बहुत अच्छे हैं। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? बर्तन साफ कर रहा हूँ इसलिए? सिर्फ बर्तन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। घर के कामों के साथ दूसरी सिचुएशन में भी जिस तरह आप मेरी हेल्प करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो हर आदमी को करना चाहिए। जब घर दोनों का है तो घर के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की होनी चाहिए। ये कहकर देव बर्तन धोने में लग गया। तभी ना जाने सौंदर्या को क्या हुआ, उसने जाकर देव के गाल पर एक किस कर दिया और अपने काम में लग गई। देव ने हैरानी से सौंदर्या की तरफ देखा। ये क्या है? आपका इनाम, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। जब तुम खुश होती हो तो किस करती हो, नशे में होती हो तब किस करती हो, और कोई ओकेजन हो तो वो भी बता दो। फिलहाल तो मेरे मूड और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एनीवे, इंतजार कीजिए, टाइम के साथ धीरे धीरे वो भी जान जाएंगे आप। सौंदर्या का आज का ये दिन काफी खूबसूरती से बीता, लेकिन अगली सुबह उतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। ऑफिस में शनाया के डिवोर्स पेपर हैंडओवर करते ही सुजॉय ने उसे फाड़कर शनाया के मुंह पर फेंक दिए। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए तो पहले मेरे पिछले 7 सालों का हिसाब करो। मैंने इन 7 सालों में तुम पर जितने पैसे खर्च किए ना, उसकी एक एक पाई मुझे वापस चाहिए। फिर मैं तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में सोचूंगा। जो तुमने मुझ पर खर्च किए हैं वो तुम्हें याद है, और इन 7 सालों में जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए किया है वो तुम्हें याद नहीं। एनीवे, एक बात याद रखो, डिवोर्स पेपर्स फाड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे ना तो मैं कोर्ट से समन भिजवाऊंगी। हाँ, भिजवाओ। मैं भी कह दूंगा कि मुझे वो मिला ही नहीं। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं कोर्ट के समन की बात कर रही हूँ, तुम्हारी डेटिंग ऐप की इनविटेशंस की नहीं। ये कहकर शनाया जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सुजॉय फिर से चिल्लाया। एक बात कान खोल कर सुन लो शनाया, मैंने अपनी जवानी के 10 साल तुम पर बर्बाद किए हैं, उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। सुजॉय की अनरीजनेबल डिमांड को सुनकर शनाया के साथ अब सौंदर्या का पेशेंस भी जवाब दे गया था। सौंदर्या आकर सुजॉय के सामने खड़ी हो गई। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की थोड़ी भी चीज बची है सुजॉय? तुम भूल गए शायद, इसीलिए मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि जिस घर में तुम रह रहे हो वो शनाया का है। जिस बिजनेस के दम पर तुम उसे आंखें दिखा रहे हो वो भी शनाया का है। अगर है तो साबित करे और ले जाए, मैंने कहा मना किया है। एनीवे, मैं एक ही बात ना बार बार नहीं दोहराऊंगा। अगर शनाया को मुझसे डिवोर्स चाहिए तो उसे मुझे कैश में 50 लाख रुपए देने होंगे, वरना डिवोर्स को भूल जाए वो। अपनी बात कहकर सुजॉय मुस्कुरा रहा था और अपनी केबिन की तरफ जा रही शनाया और सौंदर्या की तरफ तीखी निगाहों से देख रहा था।
शनाया को अपने केबिन में ले जाकर पानी देते हुए सौंदर्या ने शनाया की तरफ देखा। सुजॉय के साथ इस तरह टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है यार। आई थिंक तुझे उसे अपनी बात अब कोर्ट की भाषा में ही समझानी चाहिए। ऐसे लोग वही भाषा समझते हैं। आखिर सुजॉय ने वही किया जो उसने कहा था। 2 समन भिजवाने के बावजूद वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। शनाया की परेशानी से सौंदर्या भी परेशान हो गई थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। शाम को जब रेलवे स्टेशन पर सौंदर्या देव को अपनी स्कूटी से लेने गई तो देव समझ गया कि कुछ बात जरूर है। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो? ऑल ओके? देव की बात का बिना कोई जवाब दिए सौंदर्या देव के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। शनाया के लिए सौंदर्या हमेशा एक खास दिल रखती थी और ये बात देव जानता था। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। शनाया को कुछ हुआ है? सुजॉय ना तो शनाया को डिवोर्स दे रहा है और ना कोर्ट समन का जवाब दे रहा है। अपने दोनों बच्चों के साथ वो काफी परेशान है और उसकी ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही। देव, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। क्या करेंगे आप? पिछली बार जब मैंने रतन शाह से बात करने को कहा था तब आपने कहा था वो डिवोर्स मैटर्स हैंडल नहीं करते। और अब भी मैं ही कह रहा हूँ कि तुम सुजॉय की चिंता मत करो, उसे मैं देख लूंगा। अब मुस्कुरा दो और घर चलो। अपने डिवोर्स केस में लगातार हो रही देरी से शनाया परेशान हो गई थी। कोर्ट की अगली तारीख पर बड़ी उम्मीदों के साथ शनाया सौंदर्या को भी अपने साथ ले गई, लेकिन आज भी सुजॉय का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी शनाया ने सामने खड़े देव की तरफ इशारा करते हुए सौंदर्या को देखा। ये तेरा देव यहाँ क्या कर रहा है? और उसके साथ जो खड़ा है वो तो शायद इस कोर्ट का जज है ना? ये देखकर सौंदर्या भी हैरान रह गई थी कि कोर्ट के जज से देव ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो उसका कोई फैमिली मेंबर हो। लेकिन कैसे? सौंदर्या ने दूर से ही देव को आवाज दी और देव उसे यहाँ देखकर हैरान हो गया था। अब सौंदर्या को कैसे समझाएगा देव कि वो यहाँ क्या कर रहा था? कोर्ट के जज से अपनी दोस्ती को कैसे जस्टिफाई करेगा देव? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर। अपना नाम सुनकर देव पीछे मुड़ा ही था कि वो दूर से हाथ हिलाती सौंदर्या के साथ शनाया को देखकर हैरान रह गया। फिर उसे याद आया कि आज ही इत्तेफाक से शनाया के डिवोर्स केस की तारीख है। सौंदर्या और शनाया के नजदीक आते ही देव ने स्मॉल कोर्ट के जज अभिजीत मिश्रा से उनकी मुलाकात करवाई। अभिजीत जी, ये मेरी वाइफ सौंदर्या है और उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड शनाया है। सौंदर्या ने उन्हें ग्रीट करते हुए हैरानी से देव की तरफ देखा। देव, आप इस वक्त कोर्ट में क्या कर रहे हैं? हमारी कंपनी ने कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे कोर्ट एम्प्लॉय को काम करने में आसानी हो, और इसका इंचार्ज मुझे बनाया गया है। इसी सिलसिले में मैं अभिजीत जी से मिलने आया था। अभिजीत मित्रा से देव आज शनाया के बारे में ही बात करने आया था, लेकिन सौंदर्या को उसने इस तरह दिखाया जैसे वो अपने ही काम से आया हो। देव के साथ अभिजीत मित्रा ने भी जिस सफाई से झूठ बोला उसे देखकर खुद देव भी हैरान रह गया। आपके हस्बैंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं सौंदर्या जी। आपको शायद पता नहीं, इनकी कंपनी की तरफ से जिस सॉफ्टवेयर का प्रपोजल आया है उसे मिस्टर देव ने ही बनाया है। ट्रूली इम्प्रेसिव। कोर्ट के जज अभिजीत मित्रा के मुंह से देव की तारीफ सुनकर सौंदर्या खुश हो गई। उसे इस बात की भी खुशी थी कि जज की पोजीशन पर बैठे किसी शख्स से वो बात कर रही थी। उसने पहले देव फिर अभिजीत मित्रा की ओर देखा। थैंक यू सो मच सर। देव ने देखा सौंदर्या अभिजीत मित्रा से बात करते हुए काफी घबरा रही थी, और वहीं सौंदर्या सोच रही थी कि अगर अभिजीत मित्रा से एक बार शनाया के डिवोर्स केस की बात कर ली जाए तो कुछ बात बनी। देव ने सौंदर्या के मन की बात समझ ली। उसने सौंदर्या की तरफ देखा और शनाया भी अपने ऑफिस चले गए। यहाँ ऑफिस गेट पर पहुँचते ही उसकी नजर सावित्री देवी पर पड़ी, जो उन्हीं का इंतजार कर रही थी।
उन्हें देखते ही सावित्री देवी गुस्से में गरज पड़ी। तो आ गई तुम दोनों मेरे बेटे के बसे बसाए घर में आग लगाकर। बसा बसाया घर? कौन सा घर? आपको पता भी है घर होता क्या है? बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुजॉय को डिवोर्स देने के बारे में सोचने की। मुझे घर से निकालकर तुम्हारा पेट नहीं भरा जो अब तुम मेरे बेटे को कोर्ट में घसीट रही हो। आखिर उसने तुम्हारे खाने पहनने में ऐसी कौन सी कमी रखी जो तुम घर की इज्जत कोर्ट में नीलाम करने चल पड़ी हो। इतनी देर से सावित्री देवी की उलझुल बातें सुन रही सौंदर्या के सब्र का बांध मानो अब टूट चुका था। उसने सावित्री देवी की तरफ देखा। आंटी जी, एक औरत होकर आप तो कमी की बात कीजिए ही मत। क्या एक औरत को सिर्फ पहनने को कपड़े और खाने को खाना चाहिए होता है? हस्बैंड और इन लॉज के रिस्पेक्ट और प्यार की उसे कोई जरूरत नहीं होती? तुम तो कुछ बोलो ही मत सौंदर्या। मुझे पता है ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। खुद का बसा बसाया घर तो तुमसे संभल नहीं रहा और आई हो मुझे समझाने। मैं समझा नहीं रही, बता रही हूँ कि आपको मेरी दोस्त का दर्द तब समझ आएगा जब आपकी अपनी बेटी भी उसी दर्द से गुजरेगी। ओहो, ऐसा भी क्या दर्द दे दिया हमने तुम्हारी दोस्त को? जरा मैं भी तो सुनूं। सुनना ही चाहती हैं तो सुनिए। मेरी दुआएं हैं आपकी बेटी के लिए कि उसे घर में खाने को खाना, पहनने को कपड़े तो मिले लेकिन रिस्पेक्ट ना मिले। सुबह शाम सुनने को गालियां और थप्पड़ तो मिले लेकिन मांगने पर भी अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए रुपए ना मिले। ये तुम मेरी बेटी को दुआएं दे रही हो या बद्दुआएं? अगर ये आपकी बेटी के लिए बद्दुआएं हैं तो शनाया के लिए क्या है? अभी आप ही पूछ रही थी ना कि कौन सा दर्द दे दिया। मैं इसी दर्द की बात कर रही थी जिसे अपनी बेटी के लिए सुनते ही आपका कलेजा कांप गया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, समझी तुम? मैं यहाँ शनाया से बात करने आई हूँ। मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आप बोलेंगी तो सुनेंगी भी। सावित्री देवी ने गुस्से में सौंदर्या से मुंह फेरकर शनाया की तरफ देखा। मैं फिर कह रही हूँ शनाया, ये डिवोर्स का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और चुपचाप आकर हमारे साथ वैसे ही रहो जैसे पहले रहती थी। वरना क्या? वरना डिवोर्स के लिए तुम अपनी पूरी जवानी इसी तरह कोर्ट के चक्कर लगाने में बर्बाद कर दोगी, समझी तुम? एक तरफ जहां सावित्री देवी शनाया को धमका रही थी, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट का समन लेने से बच रहे सुजॉय को कोर्ट की तरफ से जबरदस्ती समन दे दिया गया और उसे वार्निंग दी गई कि 1 हफ्ते में शुरू हो रहे ट्रायल में वो एब्सेंट न रहे, वरना इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ सकता है। तभी सावित्री देवी के मोबाइल पर उसकी बेटी देवोश्री का कॉल आया। कैसी हो बेटा? घर में सब ठीक है ना? जहां सावित्री देवी प्यार से बात कर रही थी, वहीं देवोश्री का पारा चढ़ उठा था। मम्मा प्लीज, अपने बेटे के चक्कर में अपनी बेटी की गृहस्थी मत उजाड़िए। क्या हुआ? तो ऐसे क्यों बोल रही है? आप ही ने अपने बेटे के डिवोर्स केस के लिए मुझसे अपने दामाद से मदद मांगने के लिए कहा था ना? आपको पता है उसकी वजह से आपके दामाद पर कार्रवाई हो रही है और मुझे इनकी कैसी कैसी बातें सुननी पड़ रही हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती, इसीलिए कह रही हूँ कि अपने सपूत से कहो चुपचाप शनाया से डिवोर्स ले और अलग हो जाए। अब गलती से भी यहाँ फोन मत कीजिएगा। ये कहकर देवोश्री ने अपनी माँ का फोन झटके से काट दिया और सावित्री देवी हैरान परेशान हो गई। बाहर जाने के लिए उन्होंने जैसे ही कदम बढ़ाया था कि शनाया ने उन्हें पीछे से आवाज दी। सुजॉय से कह दीजिएगा, अब वो चाहकर भी मुझसे भाग नहीं सकता। अगले हफ्ते से ट्रायल शुरू हो रहा है, हो सके तो अपने बेटे को दिलासा देने के लिए आप भी आइएगा। सावित्री देवी बोझिल कदमों से शनाया के ऑफिस से बाहर निकल गईं। शाम को जब सौंदर्या देव से मिली तो उसने उसे दोपहर ऑफिस में सावित्री देवी के साथ हुई सारी बात बता दी। घर पहुंचकर रोज की तरह दोनों खाना बनाने में लग गए। तभी देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। शनाया ने सुजॉय को डाइवोर्स देने का फैसला भले ही कर लिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अपने बच्चों के लिए एक बार फिर सोचना चाहिए। नो वे देव, गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहा जाए। और मुझे पूरा यकीन है अगर शनाया अब भी सुजॉय के साथ रहेगी तो उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन ऐसे में उसे अपने बिजनेस के साथ अपना घर भी खोना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है ना, यहाँ घर की कीमतें आसमान छू रही हैं। और फिर शनाया का घर तो काफी महंगा होगा ना। हाँ देव, लेकिन एक घर के लिए वो अपने साथ साथ अपने बच्चों की जिंदगियां तो बर्बाद नहीं कर सकती ना।
बातें करते करते सौंदर्या जहाँ रोटी बना रही थी, वहीं नीचे बैठकर देव सब्जी के लिए धनिया साफ करने में लगा था। तभी उसकी नजर देव पर पड़ी और वो दौड़ कर आई। ये क्या देव, आधे से ज्यादा धनिया तो आपने कचरे में डाल दिया। आपको पता है धनिया कितना महंगा मिल रहा है? 50 रुपए की इतनी सी गड्डी। अपने हाथ से धनिया की गड्डी का साइज बता रही सौंदर्या को देखकर देव को हंसी आ गई। उसने सोचा उसके बिलियन रुपयों के आगे 50 रुपए की क्या कीमत है। लेकिन फिर ख्याल आया, सौंदर्या के 50 रुपयों की कीमत भले ही ना हो, लेकिन सौंदर्या की कीमत उन बिलियंस रुपयों के आगे बहुत है। लेकिन सौंदर्या का मूड अब भी उखड़ा हुआ था। और आपने सारा धनिया डस्टबिन में डाल दिया, अब मैं सब्जी में क्या डालूं? ये कहकर सौंदर्या वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसके मोबाइल पर उसके फ्लैट के डेवलपर का फोन आ गया। उससे बात करते ही सौंदर्या का पूरा मूड चेंज हो गया। उसने खुशी में जम करते हुए देव को कसकर गले लगा लिया और देव हैरान था। तुम्हें कभी कभी अचानक हो क्या जाता है? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी, आप सचमुच मेरे लकी चार्म हो। पता है, अभी अभी हमारे फ्लैट के डेवलपर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि स्पेशल प्राइज में हमने अपने घर के लिए डेकोरेशन और फर्नीचर जीता है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने डेकोरेशन के साथ हमारा सारा घर तैयार भी कर दिया है और हमें अगले हफ्ते शिफ्ट करने को कहा है। सौंदर्या ने अब भी देव को इसी तरह से बाहों में भर रखा था, जिससे देव का कंट्रोल जा रहा था। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। अगर तुम इसी तरह मुझे बाहों में भरकर खड़ी रहोगी तो आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, समझ लो। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी। ये कहकर सौंदर्या देव से अलग होकर सोफे पर बैठ गई। उसने देव की तरफ देखा। क्या हो जाएगा, जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने कहा कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जानती हूँ कुछ भी नहीं होगा। तुम ये बात इतने दावे से कैसे कह सकती हो? ऐसी सिचुएशन में तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे आपके डिटर्मिनेशन पे पूरा भरोसा है। और वैसे भी आपने खुद कहा था, इमोशनल फाउंडेशन के बिना आप कुछ भी नहीं करेंगे। हो सकता है कि अब मैंने अपनी राय बदल ली हो। तो क्या मैं ये मान लूं कि आपको मुझसे प्यार हो गया है? इस सवाल के जवाब में देव खामोश हो गया, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। क्या सचमुच देव को सौंदर्या से प्यार हो गया था, या वो बस यूं ही उसे छेड़ रहा था? आखिर क्या होगा इनकी नजदीकियों का अंजाम? क्या शनाया को अब सुजॉय से छुटकारा मिल पाएगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर। सौंदर्या के सवाल पूछे जाने के बाद देव जहां खामोश हो गया था, वहीं सौंदर्या उसकी आंखों में खो गई थी। कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे को लगातार देखे जा रहे थे। तभी देव ने चुटकी बजाकर सौंदर्या का ध्यान तोड़ा। मैं देख रहा हूँ डे बाय डे तुम शरारती होती जा रही हो और मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रही हो। ये तो सही कहा आपने। आखिर किसी को तो पहल करनी ही होगी ना। सौंदर्या की इस बात पर देव ने उसे गौर से देखा कि ये वही सौंदर्या है जिसे सब शाय समझते हैं। वो कुछ कहने जा रहा था, तभी सौंदर्या ने उसकी तरफ देखा। अच्छा वो सब छोड़िए, मैं समझती हूँ जब डेवलपर ने हमारा फ्लैट पूरी तरह से रेडी कर दिया है तो क्यों ना अगले हफ्ते हम शिफ्ट कर लें। और हाँ, पॉसिबल हो तो पापा को भी आज ही बुला लीजिए। हम सब साथ में मिलकर गृह प्रवेश करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। कितना अच्छा लगेगा। ये कहते हुए सौंदर्या के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई थी। ऐसा लग रहा था वो सचमुच अपनी सपनों की दुनिया में पहुंच गई थी। तभी देव ने जैसे सौंदर्या को नींद से जगाया। मुझे लगता नहीं कि डैड अपना घर छोड़कर आएंगे। इस समय उन्हें खेतों में बहुत काम होगा। इसके अलावा उन्होंने जो गाय भैंस पाली हैं, उन्हें छोड़कर आना उनके लिए शायद ही पॉसिबल हो। फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं कल ही उनसे बात कर लेता हूँ। ये कहकर देव किचन से खाना ले आया था। दोनों खाना खा चुके थे, लेकिन देव ने देखा आमतौर पर बातूनी सौंदर्या आज बेहद खामोश है। वो समझ गया कि उसके दिमाग में जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। कुछ सोच रही हो? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अगर पापा हमारे साथ रहने नहीं आ सकते तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम उनके पास चलें।
ये कहकर सौंदर्या जवाब के इंतजार में देव की तरफ देखने लगी। हालांकि ये सुनकर देव थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन अपनी इमोशंस सौंदर्या से छुपाते हुए देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। अच्छा आइडिया, लेकिन तुम वहाँ रह पाओगी? डैड जहाँ रहते हैं वो बहुत गांव देहात है। आप शायद भूल रहे हैं, मेरा पूरा बचपन गांव में ही बीता है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। और हाँ, मेरे पास कुछ रुपए हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना गांव में जाकर हम पापा का घर भी रेनोवेट करें, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये सब करने की क्या जरूरत है सौंदर्या? जरूरत है इसीलिए कह रही हूँ। आप क्या चाहते हैं, हम यहाँ शहर में अपने नए घर में आराम से रहें और पापा वहाँ टूटे फूटे घर में? बिल्कुल नहीं। देव सोच रहा था सौंदर्या के नए घर ने उसकी मुसीबत बढ़ा दी है। उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। हम इस पर बाद में बात करते हैं, रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। मुझे नींद नहीं आ रही। देव समझ चुका था कि सौंदर्या की खुशी ने आज उसकी नींद छीन ली है। वो जागती रहेगी तो न जाने क्या क्या सोचेगी और उसका टेंशन और बढ़ा देगी। देव ने टॉपिक बदलना ही बेहतर समझा। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। अच्छा, पर क्या तुमने ये सोचा कि शनाया और सुजॉय के डाइवोर्स से तुम्हारे बिजनेस पार्टनरशिप को काफी धक्का लग सकता है? ये सवाल सुनते ही सौंदर्या के चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने देव की तरफ देखा। हाँ, अभी 2 दिन पहले मैं यही सोच रही थी। कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और लीगल पर्सन होने के नाते ना चाहते हुए भी ज्यादा मुनाफा सुजॉय के अकाउंट में जाएगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? पार्टनरशिप कंपनीज में आमतौर पर यही होता है, समवन्स लॉस इज समवन्स गेन। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके बस का नहीं है देव, बट यू डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ये कहकर सौंदर्या जूठे बर्तन उठाने लगी। तभी देव उसके हाथों से बर्तन लेकर किचन सिंक में जाकर उन्हें धोने लगा। सौंदर्या ने किचन में जाकर देव की तरफ देखा। पहले पापा और अब आप लोगों ने मुझे छुई मुई बना रखा है। हटिए, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। लेकिन मैं कर रहा हूँ ना, तुम जाओ आराम करो। देव ने आज सौंदर्या को मेडिकल से सैनिटरी नैपकिन्स लेते हुए देखा। वो समझ चुका था कि वो महीने के मुश्किल दिनों से गुजर रही है। ऐसे में सौंदर्या से बिना कुछ कहे देव उसे आराम देने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सौंदर्या अंदर जाकर आराम करने की बजाय वहीं खड़ी देव को देखे जा रही थी। मैं देख रही हूँ आप दिन ब दिन बहुत अच्छे और समझदार होते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन ब दिन मीठा बोल रही हो। कुछ भी, वो तो मैं हमेशा से बोलती थी। हाँ, लेकिन अब मेरे लिए तुम्हारे मुंह में मिठास थोड़ी ज्यादा घुल गई है। ऑफ कोर्स, आप जैसे हार्ड वर्किंग हस्बैंड की तारीफ तो मुझे करनी ही चाहिए। टोटली अग्रीड। किचन से दोनों अब अपने बेडरूम में आ चुके थे। तभी अचानक देव को जैसे कुछ याद आया और उसने सौंदर्या की तरफ देखा। मुझे लगता है कि तुम्हें सुजॉय से अपनी बिजनेस पार्टनरशिप खत्म करके अपने शेयर्स लेकर कोई जॉब सर्च करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए थोड़ा कम हेक्टिक रहेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो सब तो ठीक है देव, लेकिन मैं इस तरह अपने करियर से समझौता नहीं कर सकती। रही बात जॉब की, तो कौन देगा मुझे जॉब? मेरी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। मैंने सुना है लक्ष्मी एम्पायर में जॉब वैकेंसी निकली है और उसका सीईओ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ज्यादा एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस देता है। आई थिंक एक बार तुम्हें वहाँ ट्राई करना चाहिए। लक्ष्मी एम्पायर का नाम सुनते ही सौंदर्या के मुंह का स्वाद बिगड़ गया और ये बात देव ने नोट कर ली। तभी सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। लक्ष्मी एम्पायर? पिछली बार मैं और शनाया गए थे वहाँ अपना सीवी लेकर। आपको पता है, इंटरव्यू लेने वाले ने हमारे सामने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। डस्टबिन में? टैलेंट की कद्र करने वाला देव ये सुनकर हैरान रह गया। लगभग 5 लाख एम्प्लॉय वाली कंपनी में अभी उस शख्स को ढूंढ पाना देव के लिए थोड़ा मुश्किल था। उसने हैरानी से सौंदर्या की तरफ देखा। आर यू सीरियस? आपको क्या लग रहा है देव, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से वहाँ ट्राई करना चाहिए। उसका सीईओ वाकई बहुत अच्छा इंसान है। कैसी बातें कर रहे हैं देव आप? आपको लगता है इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ मुझसे मिलने के लिए मेरे इंतजार में वहाँ पलके बिछाए खड़ा होगा? सौंदर्या की ये बात सुनकर देव को हंसी आ गई। उसने सोचा काश सौंदर्या ये बात जान पाती कि हर रोज रेलवे स्टेशन पर वही सीईओ सौंदर्या के इंतजार में सचमुच पलके बिछाए खड़ा रहता है।
देव को इस तरह मुस्कुराते देखकर सौंदर्या ने देव को देखा। आपको मेरी बातों पे हंसी आ रही है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं उस कंपनी में तुम्हारे जॉब के लिए किसी से बात करूँ तो। आप वहाँ किसे जानते हैं देव? है एक सीनियर बंदा, थोड़ी अच्छी जान पहचान है मेरी उससे। मैं कल ही तुम्हारे लिए उससे बात करता हूँ। ये सुनकर सौंदर्या थोड़ी परेशान हो गई थी और ये बात देव ने पकड़ ली थी। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। क्या बात है, तुम कंफर्टेबल नहीं हो? मैंने इतने बड़े ऑफिस में ऐसे एलीट लोगों के साथ कभी काम नहीं किया है। मुझे नहीं लगता उनके बीच में कंफर्टेबल रह पाऊंगी। इट्स ओके, फ्यूचर में कभी तुम्हें ऐसा कुछ लगे तो मुझे जरूर कहना, ठीक है? सौंदर्या की ये बातें सुनकर देव थोड़ा परेशान हो गया। फ्यूचर में जब कभी सौंदर्या को मेरी आइडेंटिटी पता चलेगी तो वो इन्हीं एलीट लोगों के बीच कैसे कंफर्टेबल रह पाएगी। कुछ भी करके मुझे उसके दिमाग से ये एलीट क्लास का डर निकालना ही होगा। जहां अगले दिन सौंदर्या अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपना नया फ्लैट देखने जा रही थी, वहीं इत्तेफाक से उसी दिन देव को उसी रेसिडेंशियल कॉलोनी के इनॉग्रेशन के लिए जाना था। इस बात से अनजान सौंदर्या देव की तरफ देख रही थी। देव, कल वीकेंड पर हम अपना नया फ्लैट देखने चले? कल? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो मैं एक्चुअली कल मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है तो। ओह, कोई नहीं, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। मैं कल शनाया को साथ लेकर चली जाऊंगी। लेकिन याद रखिए, शिफ्टिंग के वक्त आपको अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी होगी, तब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। पक्का। सौंदर्या के कल का शेड्यूल सुनकर देव थोड़ा परेशान जरूर हो गया था, लेकिन उससे बाहर निकलने का उसने तोड़ भी निकाल लिया। अगले दिन सौंदर्या के खरीदे सूट को पहनकर वो जैसे ही इनॉग्रेशन पॉइंट पहुंचा, उसने देखा चेतन उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे डर है कि अगर तुम इसी तरह के चीप कपड़े पहनते रहे तो कहीं तुम्हारा प्राइस ना गिर जाए। लेकिन अगर तुम इसी तरह बोलते रहे तो तुम्हारा प्राइस जरूर गिर जाएगा। अगली बार मेरे कपड़ों पर मैं कोई कमेंट नहीं सुनना चाहता। एनीवेज, सब रेडी है? डोंट वरी, सारे बॉडीगार्ड्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। आज का आसमान सौंदर्या के लिए न सिर्फ ज्यादा साफ था, बल्कि सूरज भी अपनी सुनहरी आभा लिए कुछ ज्यादा ही तेज के साथ चमक रहा था। आज उसके लिए हवाओं में सुरीला संगीत था, क्योंकि आज वो अपने नए घर जा रही थी। उसने शनाया की तरफ देखा। आज मैं बहुत खुश हूँ यार, फाइनली अब मेरा अपना घर होगा। मकान मालिक की किचकिच से दूर सिर्फ और सिर्फ मेरा साम्राज्य होगा। मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हूँ यार कि बचपन का तेरा सपना फाइनली पूरा हो ही गया। ये कहकर दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तभी दोनों ने देखा सौंदर्या के रेसिडेंशियल कॉलोनी से लेकर पूरी रोड लोगों से भरी है। टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर दोनों वहीं उतर गए। शनाया समझ गई कि ये लक्ष्मी एम्पायर के सीईओ का काफिला है। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। तुझे पता है, आज यहाँ इस कॉलोनी के इनॉग्रेशन के लिए खुद लक्ष्मी एम्पायर का सीईओ देव प्रताप सिंह आ रहा है। वैसे मैंने सुना है वो बहुत चार्मिंग और हैंडसम है। मैं देख रही हूँ जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ती जा रही है, तेरी नजर हैंडसम मर्दों पर कुछ ज्यादा तेज होती जा रही है। अरे दिल तो बच्चा है जी। एनीवे, चल उसको चलकर देखते हैं। मैंने सुना है चार्मिंग और हैंडसम होने के साथ साथ वो काफी यंग भी है। Who cares? मेरे लिए अकेले देव काफी हैं। मेरे लिए उनसे ज्यादा हैंडसम आदमी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तुझे जाना है तो तू जा, मैं वहाँ तेरा इंतजार करूंगी। उसके लुक्स के लिए नहीं तो कम से कम जिसने तेरे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म करके तुझे नए घर का सुकून दिया है, उसके लिए तो चल प्लीज। अच्छा बाबा चल। ये कहकर सौंदर्या और शनाया भीड़ में रास्ता बनाते हुए देव की एक झलक पाने के लिए आगे बढ़े जा रहे थे। और देव यहाँ चेतन और अपने बॉडीगार्ड्स के अलावा शहर के कुछ एलिट लोगों के साथ इनॉग्रेशन पॉइंट पर खड़ा था। उसने चेतन की तरफ देखा। सौंदर्या किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, ख्याल रहे कि वो मुझे देख ना पाए। तुमने सारा अरेंजमेंट पर्सनली चेक कर लिया है ना? डोंट वरी देव, मैंने सारी चीजें डबल चेक की। सभी की नजरें सौंदर्या पर टिकी हैं। वो जैसी नजर आएगी हमें पता चल जाएगा। चेतन से बात करने के बावजूद
देव बेचैन था और यहाँ सौंदर्या गर्मी से बचने के लिए मुंह पर दुपट्टा ओढ़े शनाया का हाथ पकड़कर भीड़ को चीरती हुई इनॉग्रेशन पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। तभी देव की नजर सामने खड़ी मुंह पर दुपट्टा लपेटे सौंदर्या पर पड़ी। उसके हाथ पांव फूल गए। सौंदर्या भी गौर से देव की तरफ ही देख रही थी। क्या आज देव की असलियत सौंदर्या के सामने आ जाएगी? जब सौंदर्या को पता चलेगा कि उसके फ्लैट को बनाने वाला और कोई नहीं खुद देव है, तो क्या होगा सौंदर्या का रिएक्शन? एलीट लोगों के बीच अनकंफर्टेबल फील करने वाली सौंदर्या कैसे निपटेगी इस सिचुएशन से? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर। इनॉग्रेशन पॉइंट पर सौंदर्या को अपने इतने करीब देखकर देव काफी घबरा गया था। उसने चेतन की तरफ इशारा किया और सारे बॉडीगार्ड्स आकर उसके सामने खड़े हो गए। ऐसे में सौंदर्या चाहकर भी देव का चेहरा नहीं देख पाई। तभी पास खड़ी शनाया ने सौंदर्या की तरफ देखा। ये जो सामने बॉडीगार्ड खड़ा है, इसे तो मैंने चेतन जी के साथ देखा है। तो क्या चेतन जी ही लक्ष्मी एम्पायर के CEO हैं? लेकिन लक्ष्मी एम्पायर के CEO का नाम तो देव प्रताप सिंह है। मैंने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था। ओह गॉड, एक साथ इतने सारे सवाल। और इन न्यूज़पेपर वालों का क्या है? वो तो कुछ भी छाप देते हैं। इतनी तेज धूप से मेरे सिर में तो दर्द होने लगा है यार। चल अपना नया घर देखते हैं। ये कहकर सौंदर्या शनाया को लेकर अपने अपार्टमेंट के 11th फ्लोर पर पहुंच गई। शनाया ने घूमकर उस फ्लोर के सारे फ्लैट देखे और हैरानी से सौंदर्या की तरफ देखने लगी। ये तेरे घर का मेन डोर बाकी घरों से अलग क्यों लग रहा है? सिर्फ मेन डोर ही नहीं, आई गेस पूरा घर ही अलग होगा। हाँ, ऐसा क्यों? मैंने तुझे बताया नहीं, एक्चुअली मैंने डेवलपर का स्पेशल प्राइज जीता है, जिसमें मुझे डेवलपर की तरफ से डेकोरेशन और फर्नीचर का कंप्लीट सेट मिला है। वाओ, सिर्फ मेन डोर ही नहीं, इसका तो लॉक भी काफी हाईटेक है यार। शनाया की बात सुनते ही सौंदर्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में आ गई हैं। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। शनाया दौड़कर सामने दिख रहे खूबसूरत किचन की तरफ गई। वाह सौंदर्या, ये ओपन किचन तो बहुत सुंदर लग रहा है और ये किचन वेयर तो काफी एलिगेंट और महंगा है। मैंने इसके बारे में एक विमेंस मैगजीन में पढ़ा था। शनाया ये देख, मुझे लगता है ये भी काफी महंगा है। मैंने तो पहली बार देखा है इसे। किचन में किचन वेयर देखती सौंदर्या की नजरें एक कोने में रखी डिश वॉशर मशीन पर पड़ी, जिसके बारे में दोनों बातें कर रही थीं। किचन के साथ लिविंग रूम का डेकोरेशन और फर्नीचर देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शनाया ने सौंदर्या की तरफ देखा। तू बहुत लकी है यार। ये तो बता, आखिर कौन सी कलम से तू अपनी किस्मत लिखवा कर लाई है? ये तो ऊपर वाले से पूछकर बताना पड़ेगा। सौंदर्या की इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी सौंदर्या ने देखा देव सामने से मुस्कुराते हुए उनकी ही तरफ आ रहा है। उसने हैरानी से देव की तरफ देखा। आपने तो कहा था आज आपको ऑफिस में काम है। मैंने कहा था ना थोड़ा काम है, बस वो थोड़ा सा काम फटाफट खत्म करके मैं तुम्हारे पास आ गया। देव की इस बात पर सौंदर्या मुस्कुरा दी। तभी उसने फिर हैरानी से देव की तरफ देखा। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम 11th फ्लोर पर हैं? एक्चुअली मैंने तुम्हें नीचे ही शनाया से बात करते हुए सुन लिया था और जब तक तुम्हारे पास आता तब तक तुम लोगों ने लिफ्ट का बटन दबा दिया था। फिर जब यहाँ आए तो देखा पूरे फ्लोर पर यही एक घर था जो वेल डेकोरेटेड था और जिसका दरवाजा खुला हुआ था, सो मैं अंदर आ गया। सौंदर्या से लगातार झूठ बोलते बोलते देव अब इतना माहिर हो चुका था कि उसके झूठ पर डाउट करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। देव ने एक नजर पूरे घर पर डाली। तभी शनाया देव के पास आई। देख रहे हैं देव अपनी वाइफ की किस्मत, कितना सुंदर घर मिला इसे। शनाया की ये बात सुनते ही देव ने एक नजर सौंदर्या की तरफ देखा और फिर घूमकर लिविंग रूम का मुआयना करते हुए सौंदर्या की तरफ देखने लगा। सौंदर्या, तुम्हारे घर का फर्नीचर और डेकोरेशन तो वाकई शानदार है। तुम्हें कैसा लगा? सुपर से भी ऊपर।
देव, आपने किचनवेयर देखा? शनाया कह रही थी कम से कम 1 लाख का किचनवेयर होगा ये। आपको क्या लगता है? देव ने एक उड़ती नजर से किचन की तरफ देखा, क्योंकि वो जानता था जिस किचनवेयर की कीमत सौंदर्या 1 लाख बता रही थी वो लगभग 50 लाख का था। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। हो सकता है, मुझे इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कहते हुए देव ने पीछे मुड़कर सौंदर्या की तरफ देखा तो सौंदर्या किचन में लगी चिमनी को बड़े ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उसकी नजर कंपनी के QR कोड पर गई, उसे स्कैन करते ही उसका प्राइस उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने हैरानी से देव और शनाया की तरफ देखा। ओह माय गॉड, सिर्फ इस किचन हुड की कीमत ही 20 लाख है शनाया, और तू 1 लाख कह रही थी। आई एम श्योर देव, मुझे लगता है ये डेवलपर या तो बेवकूफ है या बिजनेस में कच्चा। स्पेशल प्राइस में भी इतनी महंगी चीजें कौन देता है? सौंदर्या की इस बात को सुनकर देव कहीं और देखने लगा। तभी शनाया ने सौंदर्या की तरफ देखा। ये भी तो हो सकता है कि वो काफी काइंड हार्टेड हो। मैंने सुना है लक्ष्मी एम्पायर का CEO काफी अच्छा इंसान है और ये उसी की अच्छाई का नतीजा है। रही बात बिजनेस में कच्चा होने की, तो अगर ऐसा होता तो क्या वो देश की सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का CEO होता? सही कह रही है तू, लेकिन मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस डेवलपर ने मुझे इतनी महंगी चीजों के साथ इतना खूबसूरत घर दिया है। देव, आप भी तो कुछ कहिए, यहाँ आइए। एक तरफ खड़े देव को देखकर सौंदर्या ने उसे अपने पास बुला लिया। तभी देव ने सौंदर्या की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तुम्हें खुश नहीं किया जा सकता ना? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब देखो ना, पहले तो उस डेवलपर ने तुम्हारे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाकर तुम्हें घर दिया। अब जब घर के साथ स्पेशल प्राइस में तुम्हें इतना खूबसूरत डेकोरेशन और फर्नीचर मिला है, तब भी तुम उसकी बुराई कर रही हो। मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ देव, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर वो इसी तरह मेरे जैसे लोगों पर पैसे उड़ाता रहा तो एक दिन कंगाल हो जाएगा। तुम उसे बद्दुआ दे रही हो? सौंदर्या ने एक पल के लिए देव के चेहरे की तरफ देखा। वहाँ नाराजगी का कोई भाव नहीं था, लेकिन देव की आवाज में घुली बेरुखी को सौंदर्या ने समझ लिया था। उसने खामोश नजरों से देव की तरफ देखा। मैं उसे बद्दुआ नहीं दे रही देव, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। इसलिए मैं उसे दुआएं देती हूँ कि वो हमेशा हेल्दी रहे और उसे ऐसी कोई बीमारी ना हो जो आमतौर पर इन बड़े बड़े लोगों को होती है। किस तरह की बीमारी? सौंदर्या की इस बात पर देव काफी हैरान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सौंदर्या क्या कहना चाहती है। देव को हैरान नजरों से देखते हुए सौंदर्या ने मुस्कुराते हुए देव की तरफ देखा। मैं उस डिजीज की बात कर रही हूँ जो 1 से ज्यादा लड़कियों के साथ रिलेशन बनाने से होती है। What nonsense! मैं सच कह रही हूँ देव, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका पेट ना पैसों से भरता है और ना लड़कियों से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे ऐसी कोई बीमारी ना हो। अब बताइए, क्या गलत कहा मैंने? ये भी तो हो सकता है ना कि ये डेवलपर उनमें से ना हो। जिसके पास इतने रुपए हो उसके आसपास लड़कियां ना हो, ये बात मैं मान ही नहीं सकती। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है? जो सच है वो सच है। सौंदर्या की इस बात पर देव थोड़ा चिढ़ गया। उसकी चिढ़ सौंदर्या के साथ शनाया ने भी समझ ली। तभी सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। लेकिन आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है देव? मैं देख रही हूँ कि आप लगातार उस डेवलपर की वकालत में लगे हुए हैं। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा सौंदर्या, लेकिन जिन्हें हम नहीं जानते उनके बारे में गलत क्यों कहना। मैं सिर्फ तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। ये कहकर देव पास खड़े सोफे पर आराम से बैठ गया। सौंदर्या बात नहीं बढ़ाना चाहती थी, फिर भी उसने देव की तरफ देखा। मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती देव, लेकिन आप ही बताइए कि आप किसी ऐसे बिजनेसमैन को जानते हैं जिसके पास ढेर सारे रुपए होने के बावजूद वो 1 वुमेन मैन हो? टाइम आने पर बता दूंगा। ये कहकर देव अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सौंदर्या की बातें सुनकर उसे लगा कि वो अभी उसको अपनी असलियत जाहिर कर दे, लेकिन फिर सौंदर्या को खोने के डर से उसने कुछ नहीं कहा और टॉपिक बदलते हुए सौंदर्या की तरफ देखा। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने बेडरूम देखा? अभी नहीं। तो चलो, या फिर किसी और इशू पर मुझसे लड़ना है? हाँ? सौंदर्या के घर में 2 बेडरूम थे। बारी बारी से सौंदर्या ने दोनों बेडरूम देखे और हैरान रह गई। ये ठीक वैसा ही था जैसा उसने सोचा था।
तभी देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। आई थिंक तुम्हें ये बालकनी वाला बेडरूम लेना चाहिए। ये तुम्हारी पसंद पर बिल्कुल फिट बैठता है। देखो, इसमें रस्टिक लुक के साथ वो सब है जो तुम्हें चाहिए था। सौंदर्या हैरान थी कि कोई भी डेवलपर इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कि उसकी पसंद के अनुसार पूरा घर तैयार करे। तभी शनाया ने सौंदर्या को गले लगा लिया। वाओ यार, ऐसा घर तो मैंने आज तक सिर्फ फिल्मों या टीवी सीरियल में देखा था, लेकिन तेरी वजह से आज ऐसे घर में आने का भी मौका मिल गया। You're such a lucky girl, सौंदर्या। ये कहते हुए शनाया ने सौंदर्या के गाल पर अपने गाल रखते हुए प्यार से किस कर दिया, लेकिन सौंदर्या कहीं अपने आप में गुम थी। इतनी एक्यूरेसी? मुझे मेरे नए घर में क्या क्या चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ये सिर्फ या तो मैं जानती थी या देव। इस डेवलपर को ये बात कैसे पता चली? और इतने लोगों में उस डेवलपर का स्पेशल प्राइस मुझे ही क्यों मिला? ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसमें देव की कोई भूमिका है? ये सब सोचते हुए सौंदर्या का दिमाग 360 डिग्री घूम गया। उसने गौर से देव की तरफ देखा, जो उसके चेहरे पर आ जा रहे इमोशंस को बड़े गौर से देख रहा था। वो समझ चुका था कि सौंदर्या के अंदर का जासूस किसी भी वक्त उसका इंटेरोगेशन कर सकता है। उसने सौंदर्या के पास जाकर चुटकी बजाते हुए जैसे उसे नींद से जगा दिया हो। इतने गौर से मेरी तरफ क्या देख रही हो सौंदर्या? जितना तुम समझती हो उतना भी हैंडसम नहीं हूँ मैं। देव की बातें सुनकर आमतौर पर अपनी मुस्कुराहट बिखेरने वाली सौंदर्या अब भी उसी तरह खड़ी उसे गौर से देख रही थी। अब तक खुशी से झूम रही शनाया भी सौंदर्या की इस रूप को देखकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ सौंदर्या, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चल चल हम घर चलते हैं। नहीं रुक, मुझे देव से कुछ बात करनी है। ये कहते हुए सौंदर्या ने देव को बैठने का इशारा किया और खुद भी वहीं बेड पर बैठ गई और देव को गौर से देखने लगी। देव सच बताइए, क्या आप इस डेवलपर को पर्सनली जानते हैं? नहीं तो, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो उन्हें मेरी हर वो पसंद कैसे पता चली जो सिर्फ मैंने आपको बताई थी? ये सुनते ही देव की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो सौंदर्या के इन सवालों का क्या जवाब दे। अपनी फ्लैट से जुड़ी सच्चाई का अब कैसे पता लगाएगी सौंदर्या? क्या अब देव सौंदर्या को अपनी असलियत जाहिर कर देगा? कहीं देव की सच्चाई जानकर सौंदर्या चीटेड तो फील नहीं करेगी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ